फ्रेंड्स, आपने अपने बचपन में कई सारे निशानेबाजी के खेल जैसे कि आर्चरी, शूटिंग या फिर कम से कम गुलेल तो चलाई होगी, जिसको आप लोग स्लिंग शॉट के नाम से भी जानते हैं। इन गेम्स में होता यह है कि बहुत दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक टारगेट फिक्स करते हैं, यानी कि निशाना बांधते हैं और फिर उसके ऊपर निशाना लगा देते हैं। लेकिन देखिए, इन सभी गेम्स के अंदर एक बात बड़ी कॉमन होती है। जब भी कोई निशानेबाज किसी चीज़ के ऊपर निशाना लगाता है, तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर अपनी एक आंख से निशाना बांधता है, दूसरी आंख को बंद रखता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो अपनी एक आंख से ही निशाना उसके ऊपर क्यों बांधता है? जबकि अगर वो दोनों आंखों से उस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसे 3D नजर आएगा और 3D ऑब्जेक्ट पर निशाना लगाना आसान होता है। तो देखिए, उसका कारण ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को अपनी दोनों आंखों से देखते हो तो आपको 3D नजर आती है। अब 3D नजर आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों डायरेक्शंस भी नजर आती होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों आंखों से किसी चीज़ को देखना और एक आंख से किसी चीज़ को देखना, दोनों में बड़ा फर्क है। यहाँ पर आपको पूरी डायमेंशंस नजर आएंगी दोनों आंखों के साथ, लेकिन एक आंख के साथ वही 3D ऑब्जेक्ट एक 2D इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी पोजीशन कुछ अलग होती है, उसका सारा सिस्टम कुछ अलग होता है, मतलब उसकी कैलकुलेशन कुछ अलग होती है। वहीं अगर आप दूसरी आंख से देखेंगे पहली वाली को बंद करके, तो उसके साथ भी यही है। यानी कि दोनों आंखों से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक बार देखने पर, सेपरेटली देखने पर हमें पता चलता है कि कितना फर्क आ जाता है, और फिर दोनों आंखों से एक साथ देखने पर पता चलता है कि कितना फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों आंखों से अलग अलग ऑब्जर्व करने पर हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ हमसे कितना दूर है। ठीक है, और इसी मेथड को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए पढ़ते हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में, जिससे कि हमें पता चलेगा कि किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे नापा जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड है, इसको हम लोग पैरेलैक्स मेथड कहते हैं, और ख़ास करके सेलेस्टिकल बॉडीज़ जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स वगैरह वगैरह, इन सब को डिटेक्ट करने में, इन सब की दूरी नापने में कि हमसे कितना दूर हैं, उसके लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। देखिए, इस मेथड में क्या होता है कि जब आप लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को अपनी एक आंख से ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसी चीज़ को दूसरी आंख से ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको पता चलता है कि पोजीशंस में फ़र्क आ गया है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मान लीजिए कि हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। आप लोग क्या कीजिए कि आपका जो अंगूठा है, राइट हैंड का जो थंब है, उसको अपने चेहरे से कुछ दूरी पर रखिए। कुछ दूरी से मेरा मतलब है तकरीबन थोड़ा दूर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दूर रखिए, मतलब 25-30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। अब क्या कीजिए, उसी अंगूठे से आगे कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़िए, कोई भी एक सिंपल ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए। अब आपको करना ये है कि उस ऑब्जेक्ट को अपनी राइट आई से देखना है, लेफ्ट आई को बंद करके। ठीक है, देख लिया। अब आप एक काम कीजिए, अपनी राइट आई को बंद कर दीजिए और लेफ्ट आई को ओपन कर लीजिए। तो आप लोगों को क्या नजर आया? ये चीज़ आप लोग बार बार कीजिए तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि जब आप इस चीज़ को बार बार करेंगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट तो चेंज होता नजर आएगा, मतलब उसकी जो पोजीशंस है वो तो नजर आएगी चेंज होती हुई, लेकिन उस पोजीशन को नापने के लिए आपका अंगूठा भी जंप करेगा। अगर आपने गौर से देखा हो कि आपका अंगूठा जो है वो जंप कर रहा है बार बार, आप तो उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो लेकिन आपका अंगूठा जो है वो जंप दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अंगूठा है, ये जो डिस्टेंस हमें दिखा रहा है, वो हमें बताता है कि हमारी दोनों की दोनों आंखों का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, इसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाइए। उस अंगूठे को क्या कीजिए और पास ले आइए, मतलब अपनी नाक के पास ले आइए बिल्कुल। अब फिर से वही चीज़ कीजिए, मतलब आप क्या कीजिए कि अपनी लेफ्ट आई को बंद कर दीजिए और राइट आई से उस ऑब्जेक्ट को देखिए। फिर अपनी राइट आई को बंद कर दीजिए और अपनी लेफ्ट आई को उस ऑब्जेक्ट को देखिए। इस बार आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? इस बार आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो अंगूठा है उसका जो जंप है वो अचानक से बढ़ गया है, मतलब उसका जो जंप है वो ज़्यादा हो रहा है बजाय के पहले के। आप लोग चाहें तो वो पहले वाली पोजीशन को दोबारा करके देख सकते हैं कि आपका अंगूठा कम जंप कर रहा था, मतलब कम डिस्टेंस तय कर रहा था। पास लाने के बाद ये अंगूठा ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है, अगर आप इसको बार बार ऑब्जेक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब जब मैं अंगूठा अपना दूर लेके जा रहा हूं तो वो अंगूठा क्या है, कम जंप कर रहा है, और पास लेके आ रहा हूं तो वो ज्यादा जंप कर रहा है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे मैं अंगूठा दूर ले जाऊंगा, ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाएगा, वो जो है उसकी जो एंगल है, मतलब थीटा एंगल है, उसका कम होता चला जाएगा, मतलब उसका एरिया कम होता चला जा रहा है। तो वो इस तरीके से बिल्कुल जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, बिल्कुल कम होता चला गया ना थीटा, और जैसे जैसे पास लेके आओगे वो बढ़ता जाएगा। तो आप जब इसको पास लेके आओगे तो वो डिस्टेंस क्या होगा? उस डिस्टेंस को आप लोग कहेंगे बेसिस, वो जो आपके आंखों के बीच में होता है।
ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, अंगूठे को मैं दूर लेके गया तो जंप बहुत कम था। ठीक है, और अंगूठे को मैं जैसे जैसे पास लेके आ रहा हूँ तो जंप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो वो जंप इसलिए बढ़ रहा है कि आप आंखों के पास आते जा रहे हैं, और जब अंगूठे को दूर लेके जाएंगे तो वो जो एंगल है वो सिकुड़ता हुआ चला जाएगा और आप उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएंगे। और यही होता है पैरेलैक्स एंगल। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट में से कुछ लाइट वेव्स बाहर निकलती हैं। वो लाइट रेज जब तक आपकी आंखों तक पहुंचती हैं, वो लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं। जैसे कि आप दूर से सूरज को देख रहे हैं, मतलब सन को देख रहे हैं, सन से लाइट रेज आई, अब दो लाइट रेज आई हैं, वहां से तो चलो एक लाइट रे निकली, अभी तक हमें एक ही नजर आ रही है, लेकिन हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते वो दो हो गई और यहां से हमें ये पैरेलल नजर आने लगी। तो इसका एक परिणाम यानी कि इसका एक रिजल्ट ये भी हुआ कि अगर मैं अपनी पोजीशन बदल भी दूंगा ना, तो भी सन मुझे वहीं नजर आएगा। समझ रहे हैं? मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हमसे बहुत दूर होते हैं वो हमेशा हमें पैरेलल ही नजर आते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि अगर आपने कभी रात को आसमान में तारे देखे हों, तो तारों में क्या होता है, बहुत सारे तारे होते ही हो तो, लेकिन वो सभी तारे आपको एक ही डिस्टेंस पे नजर आएंगे। मतलब ये तारा भी इतने ही डिस्टेंस पे है, वो भी इतने ही डिस्टेंस पे है, ये भी इतने ही डिस्टेंस पे है। अब आप बता सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, क्यों हमें सारे तारे यानी कि सारे के सारे स्टार्स एक ही डिस्टेंस पे नजर आते हैं। तो देखिए उसका कारण ये है कि वो हमसे बहुत दूर है एक तो, और जब तक उन सब की लाइट रेज हम तक पहुंचेगी वो सब पैरेलल हो चुकी होगी, और पैरेलल होने के कारण हमें हर कोई एक ही डिस्टेंस पे नजर आता है, और यही है हमारी आंखों की लिमिटेशन। ठीक है, अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों को नजर आया कि आप जैसे जैसे अंगूठे को करीब लेके आए, जंप बढ़ गया, जंप बढ़ गया यानी कि उनका डिस्टेंस बढ़ गया बीच का। ठीक है, अंगूठे को दूर लेते गए लेते गए लेते गए, तो फिर वो जंप जो है घटता चला गया, घटता चला गया। तो जैसे ये घटता जाएगा और जब आप उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएंगे, तो यानी कि वो जुड़ जाएंगी दोनों लाइनें जुड़ जाएंगी, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसको आप लोग पैरेलैक्टिक एंगल कहेंगे, जिसे कि आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो पैरेलैक्टिक एंगल बना है, ये कहाँ बना है एग्जैक्टली? ये एंगल वहाँ बना है जहाँ तक मेरा अंगूठा जंप कर रहा था। मेरे कहने का मतलब समझिए, जब आप किसी बहुत दूर की चीज़ को देखते हैं तो होता ये है कि एक लिमिट तक ही ऐसा होता है कि आपका अंगूठा जंप करेगा। मतलब ये जो जंप है ये कम होती चली जा रही है, मतलब मैं जैसे जैसे अंगूठा दूर लेके जा रहा हूँ जंप बहुत कम होती चली जा रही है। अब होगा क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जंप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो जहां पर ये जंप खत्म हुई, मतलब जहां पर ये जंप होना बंद हुआ, समझ लीजिए वहीं पर पैरेलैक्टिक एंगल बन गया। कई बार क्या होता है डायग्राम में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर एग्जैक्टली एंगल कहाँ बनाया जाए। तो देखिए जहां पर ये खत्म हो जाता है, क्योंकि देखिए कुछ ऑब्जेक्ट इतने दूर होते हैं जो जंप ही नहीं करते। हालांकि वो ऑब्जेक्ट आपको इजीली दिखेंगे नहीं, लेकिन जो जंप नहीं करते, समझ लीजिए कि आप वहां तक की लेंथ ही नहीं नाप सकते, वो आपको ढंग से नजर ही नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब पैरेलैक्टिक एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जहां पे पैरेलैक्टिक एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, आप लोग वहां तक की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेलेस्टिकल बॉडी की लेंथ हमें नापनी हो कि हमसे लेंथ कितनी है उसकी, तो उसके लिए इस एंगल का होना जरूरी है, उसके लिए चीज़ का जंप करना जरूरी है। पैरेलैक्स मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये अगर ये नहीं है, ये डिपेंडेंसी अगर ये नहीं है, ये एंगल नहीं है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप वहां तक की लेंथ यानी कि वहां तक की डिस्टेंस को नहीं नाप सकते। तो चलिए हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, किसी भी लेंथ को अगर नापना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पैरेलैक्टिक एंगल होना चाहिए। कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके सामने तैयार हो जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में एंगल बना हुआ है थीटा। ये जो है आपकी आंखों की दूरी है बीच की, इसको हम लोगों ने बेसिस भी कहा था, बी मान लेते हैं, और जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो डी होगा। ठीक है, ये ए जो पोजीशन है ये हो सकता है आपकी लेफ्ट आई हो, और ये जो बी है ये आपकी राइट आई हो। दोनों से ऑब्जर्वेशन आप लोग देख सकते हैं, तो दोनों को जोड़ दिया है मैंने, और यहाँ पे जंप जो है वो खत्म होती है, तो यहाँ पे एंगल बन जाता है। तो ये तो चीज़ हमारे सामने तैयार हो जाती है। अब हमें क्या करना है कि इस कैपिटल डी को हमें मेज़र करना है कि ये इससे कितना दूर है। तो अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई प्लैनेट है और प्लैनेट की आप डी नापना चाहते हैं। ठीक है, मतलब दूरी नापना चाहते हैं कि ये कितना दूर है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि अर्थ के ऊपर अपनी आंखों की तरह दो ऑब्जर्वेशन सेंटर बना दीजिए। जैसे आपकी दो आंखें हैं वैसे ही दो ऑब्जर्वेशन सेंटर होने चाहिए कुछ दूरी के ऊपर, कुछ डिस्टेंस के ऊपर, जिसको मैंने बी मान लिया है। और उस डिस्टेंस को आपको पता रखना है कि हाँ कितनी दूरी है दोनों के बीच में, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पहले ऑब्जर्वेशन सेंटर से ये कुछ इस तरीके से एंगल बनाएगा, मतलब इस तरीके से जाएगा,
और दूसरे से कुछ इस तरीके से, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा थीटा। लेकिन अगर आप गौर से सोचें कि प्लैनेट तो बहुत दूर है, ठीक है, प्लैनेट अगर बहुत दूर है तो उनके सामने ये जो बेसिस है, ये जो बी है, ये तो बहुत कम हो गया ना, क्योंकि हमें पता है कि दूर से है बिल्कुल, तो वहाँ से लाइट रे आएंगी तो पैरेलल ही हो जाएंगी, तो पैरेलल हो जाएंगी, तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये डी के हिसाब से बहुत कम है, नेग्लेजिबल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी इज ग्रेटर देन बी। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिकली, थोड़ा मैथमेटिकली सोच के देखिए, अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, यानी कि बी डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये एंगल कितना छोटा होगा, मतलब ये थीटा कितना छोटा होगा। तो ये इतना छोटा हो गया, मतलब एंगल इतना छोटा हो गया, तो हम लोग मान सकते हैं कि इस प्लैनेट के हिसाब से ये जो ए बी बना है या फिर ये छोटा सा बी बना है, ये एक तरीके से एक आर्क बन गया। अगर हम लोग इसको सेंटर माने, इस प्लैनेट को सेंटर माने, तो ये एक आर्क बन गया, और ये जो डी है ये रेडियस हो गई, विच मीन्स ये वाला डी और ये वाला डी बराबर है। भाई हम लोगों ने क्या किया था कि अर्थ के ऊपर दो ऑब्जर्वेटरी सेंटर लिए थे, एक से नापा ये वाला निकला, दूसरे से नापा ये वाला निकला, दोनों बराबर ही हो गए ना, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बहुत छोटा हो गया, आर्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला जो ए एस इज इक्वल्स टू में बी एस हम लोगों ने लिखा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है डी। इसी तरीके से ये जो ए बी है, ये बी के बराबर तो होगा ही, ये बराबर होगा डी थीटा के। डी थीटा मतलब एक तो ये रेडियस है, मतलब डी मल्टीप्लाई बाय इनके बीच का एंगल, तो ये निकल जाएगा इसके बराबर, ए बी के बराबर। थोड़ा सा सोच के देखिए लॉजिकली कि मैंने क्या किया कि इस रेडियस डी को क्या है, इस थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे सामने ये वैल्यू निकल के आ गई बी वाली। ये हम लोगों ने रेडियंस में पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल्स टू में बी, और हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी इज इक्वल्स टू में बी अपॉन में थीटा, विच मीन्स अगर हमें पता हो कि इनके बीच का एंगल क्या है, और यहाँ पर ये जो बीच की दूरी तो हमें मालूम ही है, तो हम लोग पता कर सकते हैं इजीली कि वो प्लैनेट हमसे कितना दूर है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी बहुत दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि आप उस प्लैनेट का एंगुलर डायमीटर पता लगाइए, मतलब उस प्लैनेट का टोटल डायमीटर कितना होगा, एंगुलर डायमीटर, तो आप लोग कैसे लगाएंगे, इसी टेक्निक को उल्टा करके। कैसे कि आप लोग क्या कीजिए कि ये प्लैनेट है, प्लैनेट को आप लोग दो तरीके से देखिए, मतलब मान लीजिए कि अर्थ के ऊपर आपकी कोई ऑब्जर्वेटरी है, और वो प्लैनेट के एक हिस्से को कुछ इस तरह दिख रही है, दूसरे हिस्से को कुछ इस तरह दिख रही है, दोनों ने मिलकर इसके डायमीटर को कवर कर लिया है। दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, मान लीजिए कि अल्फा बन रहा है। ठीक है, और आपको क्या पता लगाना है, इस डायमीटर की वैल्यू, इसको डी मान लीजिए, स्मॉल डी मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू में स्मॉल डी अपॉन में डी हो सकता है, जरा सोच के देखिए, कर सकते हैं ना हम लोग। और यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू में अल्फा मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी। या फिर इसको दूसरे तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने किया था कि इस कैपिटल डी को इस एंगल थीटा से मल्टीप्लाई किया था ना, तो आप लोग इस कैपिटल डी को डायरेक्टली अल्फा से मल्टीप्लाई करके इस डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एंगुलर डायमीटर ऑफ दैट प्लैनेट हो गया। तो हमें पता चल गया कि उसका पूरे प्लैनेट का डायमीटर क्या है, दूसरी तरफ हमें पता चल गया कि वो प्लैनेट हमसे कितना दूर है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, इससे हम लोग पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है। बशर्त ये होनी चाहिए कि हम इनके बीच में पैरेलैक्टिक एंगल बनना चाहिए। अगर एंगल नहीं बनेगा, मतलब चीज़ हमको दिखाई ही नहीं देगी, बहुत दूर होगी, तो वहाँ से उसकी डिस्टेंस पता लगाना ईजी नहीं है। अच्छा, इसी मेथड के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इस मेथड को बहुत पहले एक व्यक्ति ने यूज़ किया था, एक इंसान ने यूज़ किया था। उसने क्या किया था कि अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो निकालने की कोशिश की, मार्स की जो डिस्टेंस है वो निकालने की कोशिश की। उसमें उसने एक चीज़ नोट की कि जितनी डिस्टेंस उसको अर्थ से सन की मिल रही है, एक्चुअली एक बार में, मतलब एक समय पर, एक टाइम पर, कुछ समय के बाद, मतलब कुछ हफ्तों कुछ महीनों के बाद क्या होता है कि वो जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। वो बढ़ जाती है, तो इसका मतलब उसे समझ में आया कि अर्थ जैसे जैसे घूम रही है वो डिस्टेंस बदलती जा रही है। और उससे ये पता चला उसको कि जो हमारी अर्थ है वो उस सन के आसपास सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रही है। अगर सर्कुलर पाथ में घूमती तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होती, ये डिस्टेंस चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस यहाँ छोटी थी, यहाँ बड़ी हो गई। इसका मतलब ये जो पाथ है ये सर्कुलर नहीं, ये एलिप्टिकल है। और इसको खोजने वाला जो व्यक्ति था वो था जोहान्स केपलर, और यही है केपलर का फर्स्ट लॉ। तो उन्होंने भी इसी पैरालैक्स मेथड का यूज़ करके बताया था
कि कैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ में चक्कर काट रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन मुझे देखने को मिला है इस मेथड को लेकर के। अब यहाँ पर मैंने आपको सारी की सारी बातें सिंपल बताई हैं, कोई भी मैंने न्यूमेरिकल नहीं लिया आपके लिए। मैं न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमें और भी बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्क बात की है, आर्क की, तो वैसे ही आर्क मिनट भी है, कई सारी और भी यूनिट्स हैं। तो वो जब यूनिट्स उन सवालों के अंदर आ जाती हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या मतलब होता है उनका, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और साथ में अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे कि स्मॉल डिस्टेंसेस को कैसे नापा जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैरेलैक्स मेथड समझ में आया होगा, और भी आगे समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल की बात होगी। सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसके बाद भी इसमें आपको कोई दिक्कत रहती है, कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।